हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपको जानना है कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड की। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट P के लिए उसका आर वेक्टर जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, u1, u2 एंड u3 का फंक्शन होगा। ठीक है, और अब अगर हमने माना कि ये जो P पॉइंट है वो किसी S1 सरफेस पे है ना। S1 सरफेस के यहाँ पे किसी फाई स्केलर क्वांटिटी है ना। फाई यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसका S1 सरफेस पे सभी में हर पॉइंट पे क्या है, उसका मान समान रहेगा। यानी कि ये क्या है, S1 क्या है, एक इक्वी स्केलर सरफेस है। यानी कि इस टोटल S1 सरफेस पे इस फाई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसी S1 सरफेस के थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही हमने एक S2 सरफेस लिए है ना, जो कि जिसपे स्केलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई प्लस डेल फाई। यानी कि हमने एक सरफेस मानी S1, ठीक है, और उसमें फाई की वैल्यू क्या है, फाई है। उसमें थोड़ा सा चेंज करके हमने एक दूसरी सरफेस मानी S2, जिसमें कि फाई की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा चेंज होगी, उसमें क्या होगी, डेल फाई होगी, उसमें ऐड होगी। यानी कि अब जो इस पे स्केलर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, फाई प्लस डेल फाई। ठीक है, इस पे हमने एक पॉइंट लिया है क्यू पॉइंट। अब इस क्यू पॉइंट का देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस क्यू पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा फॉर क्यू आर प्लस डेल आर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, देखिए कि पी से क्यू में तो हमने हल्का सा डिस्प्लेस किया इसको, जो कि हम बोलेंगे डी आर से डिनोट करेंगे। और यहाँ से इसका पी का जो पोजीशन वेक्टर था वो आर था, और क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर। ठीक है, सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल आर। अब देखिए कि हम अगर बात करें ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट बेसिकली हमें क्या बताता है, ग्रेडियंट हमें बताता है कि कोई भी स्केलर फंक्शन कितना चेंज हो रहा है ना। तो ग्रेडियंट क्या बताता है, किसी भी स्केलर फंक्शन के चेंज को रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट लिखा हो, ग्रेडियंट किसी फाई का या फिर किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट दिया गया हो, तो हमें बेसिकली वह चेंज बताता है कि अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई करेंगे तो वो किस प्रकार चेंज होगा, और किस दिशा में, किस डायरेक्शन में भी वो चेंज मैक्सिमम होगा, कम होगा, वो सब हमें क्या बताता है, एक ग्रेडियंट बताता है। अब जैसा कि अगर मैं S1 सरफेस से S2 सरफेस पे एक परपेंडिकुलर डालूँ है ना, जो कि उसका नॉर्मल वेक्टर होगा है ना, तो इसका देखिए कि एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पे है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो कि उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि P से अगर मैं R की बात करूं, तो P से R जो क्या है वहाँ पे S1 से S2 के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो पी क्यू वेक्टर है ना, P से Q वेक्टर हो जाएगा वही होगा उसका, और वो है डेल आर वेक्टर। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस फाई के चेंज होने की रेट है ना, हमें रेट पे जाना है कि ये फाई किस रेट से चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए कि S1 से S2 में जाएंगे तो फाई तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी रेट फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं रेट की बात करूँ है ना, तो अगर मैं इस डी आर डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं रेट फाइंड आउट करूँ, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन इन दी डायरेक्शन पी क्यू। यानी कि अगर मैं इस पी क्यू डायरेक्शन में उसमें जो फाई में कितना चेंज हुआ है उसकी रेट की अगर मैं फाइंड आउट करूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल आर। यानी कि अगर हम आर डिस्टेंस पे चले, देखिए यहाँ से यहाँ के हमने पी से क्यू पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल आर, और चेंज भी कितना हुआ, डेल फाई, तो रेट क्या हो गया, डेल फाई अपॉन डेल आर है ना। पी क्यू डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कितनी होगी, डेल फाई अपॉन
डेल आर। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने S1 से S2 सरफेस के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस थी वो कितनी थी? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 सरफेसेस। देखिए S1 एंड S2 सरफेस में मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी? यहाँ से देखिए कि अगर मैं PQ की बात करूँ तो क्या PQ मिनिमम होगी, अगर PR की बात करूँ तो क्या PR मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी तो वो हमें पता है कि वो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए हमने एन वेक्टर हमने शो किया जो कि PR की डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल यही है, यानी ये कि परपेंडिकुलर रहेगा। तो यही जो PR डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों सरफेसेस के बीच में, वो हो जाएगी PR। सो PR और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एन, है ना। हमने डेल्टा एन उसको बोल दिया क्योंकि ये भी किसकी डायरेक्शन है, नॉर्मल की डायरेक्शन में ये है PR। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि इसमें रेट ऑफ चेंज कितना रहेगा, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ PR। तो PR डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एन, है ना। तो ये चेंज हो गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेट की, मैक्सिमम ये वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, है ना। अगर ये पॉइंट में ये अगर मैं बेस में मिनिमम वैल्यू रखूं तो हमें टोटल जो रिजल्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, है ना। तो हमें पता है कि जो डेल्टा एन है वो ऑलरेडी क्या है, मिनिमम है ना। तो डेल्टा एन क्या है, मिनिमम है। सो द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन क्या था, डेल फाई अपॉन डेल आर था। अगर मैं इसका मैक्सिमम देखूं, मैक्सिमम देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, डेल आर मिनिमम चाहिए। और S1 और S2 के लिए ये देखिए ध्यान से देखना कि S1 और S2 के लिए अगर मैं डेल आर को मिनिमम करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, डेल एन के इक्वल हो जाएगा ना, है ना। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PR की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल फाई अपॉन डेल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एन। यानी कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें एक ग्रेडियंट की डेफिनेशन मिलती है जो कि क्या होती है कि इन ए स्केलर फील्ड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन phi is called the gradient of the scalar field। ठीक है, यानी कि इन ए स्केलर फील्ड द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन द स्केलर फंक्शन फाई। यानी हम अगर किसी स्केलर फील्ड में मूव कर रहे हैं, है ना, फील्ड में हम आगे पीछे मूव करते हैं तो उससे हमें उस फाई में जो कितना चेंज हुआ है वो हमें चाहिए होगा। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो हमें मिलती है वही हमें क्या देता है, उसका ग्रेडियंट देता है। यानी कि अगर हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल रहे हैं, यानी हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि हम उसकी मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। यानी कि उसकी जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो कितनी हो रही है, वो हमें क्या बताता है, उसका ग्रेडियंट हमें शो करता है। ठीक है, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, ग्रेड फाई। अगर ग्रेड फाई लिखा हो तो वो क्या होगा, ग्रेडियंट देगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी फाई अपॉन डी एन लिख सकता हूँ मैं, है ना। ये तो हल्का चेंज हो गया। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एन की बात करूँ तो डी फाई अपॉन डी एन हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन क्या होगा,
एन कैप नॉर्मल की डायरेक्शन होगा ना, है ना। देखिए ग्रेडियंट फाई क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। ये कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये किसी एक डायरेक्शन में होता है ना। और डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो याद रखना कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस प्लेन के या फिर उस सरफेस के नॉर्मल पे वहाँ पे होगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी फाई अपॉन डी आर, जो कि क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम दे देगा यहाँ पे। अब देखिए कि हम जानते हैं कि स्केलर जो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें डी आर की वैल्यू क्या होती है, डी आर वेक्टर की हमें पता है, वो क्या होता है कि E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 एंड DU3। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ग्रेड फाई एक वेक्टर है हमारे पास, उसका मैं एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि डी फाई अपॉन डी एन एन डॉट डी आर वेक्टर। इस वेक्टर को मैं एक अलग से डिनोट कर दूं, यानी कि अगर इस वेक्टर को मैं क्या बोलूँगा, G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3 कैप, डॉट में क्या हो जाएगा डी आर वेक्टर। ठीक है, अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3, और इसका मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, डी आर के साथ। तो डी आर की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे E1 H1 DU1 प्लस E2 H2 DU2 प्लस E3 H3 DU3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए कि अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट, हमें पता है कि अगर मैं E1 का E1 के साथ करूँ तो मुझे 1 मिलेगा, E1 का E2 के साथ और E3 के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। E1 एंड E2 एंड E3 आर ऑर्थोगोनल। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, G1 H1 U1 प्लस DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3। और यहाँ पे जो ग्रेड फाइव और डॉट डी आर, इसका हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। स्केलर को हमें क्या कर देता हूँ, डी फाइव बोल देता हूँ, क्योंकि हमें एक स्केलर ही मिलेगी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, उसको हमने बोल दिया डी फाइव, और वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो फाई है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा U1 U2 एंड U3 का, यहाँ पे हमें फंक्शन मिल जाएगा। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में जो स्केलर फील्ड जो हमने रखा था वो किसका फंक्शन होगा, बेसिकली U1 U2 एंड U3 का होगा। अब देखिए कि अगर ये U1 U2 U3 पे डिपेंड करता है तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो वो कैसा होगा, वो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल U1 DU1, ठीक है, प्लस डेल फाई डेल U2 DU2 प्लस डेल फाई डेल U3 DU3। ठीक है, तो ये हो गया डी फाई। अब देखिए कि अगर मैं इस डी फाई का इस डी फाई के साथ कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए G1 G2 और G3 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि G1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/H1, है ना। यहाँ से देखिए DU1 और D1 हो गया, तो इसका इक्वल्स हो गया ये, यानी कि G1 H1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U1 एंड G2 H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड G3 H3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U3। यहाँ से G1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 एंड G2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड G3 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई G1 G2 G3 की। अब इनको मैं अगर कहाँ पे पुट करूँगा, हमें क्या पता था ग्रेड फाई क्या था हमारे पास,
ग्रेड फाई क्या था, ग्रेड फाई था G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3। हमारे पास एक वेक्टर था, हमने स्टार्टिंग में डिनोट किया था, हमने लेट किया था ना कि एक G1 जो वेक्टर आया था हमारा, ये देखिए ये जो वेक्टर था हमने इसको डिनोट किया था ये, क्योंकि किसी भी कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में किसी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, है ना। तो ये वेक्टर को हम शो करते हैं। तो ग्रेड फाइव भी हमारा क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किस प्रकार है। अब यहाँ पे अगर हम G1 G2 और G3 की वैल्यू पुट कर दें तो हमें ग्रेड मिल जाएगा, ग्रेडियंट मिल जाएगा उस फाई का, यानी कि ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस G2 की वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, E2 कैप ऑलरेडी था यहाँ पे 1/H2 हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। तो ये हमें मिल जाएगा उस फाई का ग्रेडियंट। फाई हमारा किसका फंक्शन था, U1 U2 U3 का फंक्शन था, ठीक है, जो कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहेगा। अगर हमें उसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है, जो कि क्या होता है हमें ग्रेडियंट देता है उसका, तो ग्रेड फाई क्या हो जाएगा, E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन U1 प्लस E2 कैप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में आपको जो भी प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे तो आपको ये डिराइव नहीं करना, आपको सीधा ये रिजल्ट याद रखना है और इसको अप्लाई करके उसमें गिवन जो चीज़ रहेगी, जो फाई है उसकी जो वैल्यूज़ गिवन रहेगी उसके हिसाब से आपको उसका ग्रेडियंट निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं फाई को कॉमन ले लूँ, सो द ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3, और ये हो जाएगा फाई। अब जो देखिए ये क्वांटिटी दिख रही है आपको, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, यानी कि ग्रेड फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल फाई। यहाँ पे देखिए ये जो डेल है ये एक ऑपरेटर है ना, डेल ऑपरेटर। किसी भी स्केलर पे अगर हम डेल ऑपरेटर लगा दें तो हमें क्या मिलेगा, उसका ग्रेडियंट मिल जाएगा। और डेल ऑपरेटर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कि डेल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल U1 1 अपॉन H1 E1 प्लस 1 अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 E2 प्लस 1 अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U3 E3 कैप। ठीक है, तो ये डेल वेक्टर हो गया, ये डेल ऑपरेटर हो गया किसके लिए, कर्वी लीनियर के लिए। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के डेल वेक्टर को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो ये इसी का सिमिलर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आया कैसे हुआ। इसको डेल ऑपरेटर हमने बोल दिया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो कि एक सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें हम जानते हैं कि डेल ये होता है ना, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये कैसा है, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेल ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।